हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा ईडीयू में आपका स्वागत है। आज मैं बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सारे। तो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी अमाशय, ऑप्शन सी लार ग्रंथि, ऑप्शन डी थायराइड। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है यकृत। लीवर जो होता है वो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है मानव शरीर की। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं लीवर के बारे में, जैसे कि पित्त का उत्पादन करना और भोजन का पाचन करना लीवर का काम होता है। लीवर कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में जमा करके रखता है और जब भी ज़रूरत होती है तुरंत इसे ग्लूकोज के फॉर्म में स्रावित कर देता है, ग्लूकोज के रूप में इसे स्रावित कर देता है। प्रोटीन पर काम करके उसे शरीर के लिए उपयोगी भी लीवर ही बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरका बनाने में प्रयोग होने वाला मुख्य अम्ल कौन सा है? ऑप्शन ए सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी एसिटिक अम्ल, ऑप्शन सी एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑप्शन डी टार्ट्रिक अम्ल। तो सिरका बनाने में जो मुख्य अम्ल का प्रयोग होता है वो है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल ऑप्शन बी हमारा सही होगा। एसिटिक अम्ल का सूत्र की बात करते हैं CH3COOH इसका सूत्र है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन ए 210, ऑप्शन बी 207, ऑप्शन सी 206, ऑप्शन डी 254। तो मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन सी हमारा सही होगा, 206 हड्डियां होती हैं। और नवजात शिशु की बात करते हैं तो नवजात शिशु में 300 हड्डियां होती हैं। धीरे धीरे ये 206 में कम होकर रह जाती हैं। नेक्स्ट है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। स्टेपिज, यह कान में एक हड्डी होती है जो सबसे छोटी और सबसे हल्की हड्डी होती है। जो स्टेपिज जो होती है वो मानव शरीर की सबसे छोटी और हल्की हड्डी होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी की बात करते हैं तो सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, इसे हम जांघ की हड्डी भी कहते हैं। ये सबसे बड़ी, सबसे लंबी और सबसे मजबूत हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में ऐच्छिक गतिविधियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए थायराइड, ऑप्शन बी सेरिब्रम, ऑप्शन सी प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन डी सेरिबेलम। तो मनुष्य में जो ऐच्छिक गतिविधियों का नियंत्रण होता है वो सेरिब्रम के द्वारा होता है। सेरिब्रम, ये जो येलो वाला पार्ट है ये सेरिब्रम कहलाता है और ये मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। सेरिबेलम की बात करते हैं तो जो ग्रीन वाला पार्ट होता है ये सेरिबेलम है और ये मानव मस्तिष्क के पश्चिम हिस्से में पड़ता है। 3 हिस्सों में बांटा गया मानव मस्तिष्क को, अग्र, मध्य और पश्च। तो अग्र भाग में आता है सेरिब्रम और पश्च भाग में आता है सेरिबेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? ऑप्शन ए हाइपोथैलेमस, ऑप्शन बी थायराइड, ऑप्शन सी स्पाइनल कॉर्ड, ऑप्शन डी पिट्यूटरी। तो मानव शरीर का जो तापक्रम होता है वो हाइपोथैलेमस में नियंत्रण होता है। ये जो येलो वाला पार्ट देख रहे हैं इसे ही हाइपोथैलेमस बोला जाता है। नेक्स्ट है, हमारी लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? जो मनुष्य की लार होती है उनमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो ऑप्शन ए है काइमोट्रिप्सिन, ऑप्शन बी पेप्सिन, ऑप्शन सी टाइलिन, ऑप्शन डी ट्रिप्सिन। तो हमारे शरीर में, हमारी लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा उत्पादन के लिए मानव कोशिका प्रायः किस अम्ल का उपयोग करती है? ऊर्जा उत्पादन के लिए मानव कोशिका प्रायः किस अम्ल का उपयोग करती है? अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, सुक्रोज या वसा अम्ल। तो ऊर्जा उत्पादन के लिए जो मानव कोशिका होती है वो वसा अम्ल का उपयोग करती है। ऑप्शन डी सही होगा। एक स्वस्थ व्यक्ति का साधारण ब्लड प्रेशर कितना होता है? एक जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसका बीपी कितना होता है? 120/80, ऑप्शन बी 80/120, ऑप्शन सी 80/130, ऑप्शन डी 120/90। जो एक स्वस्थ व्यक्ति होता है उसका बीपी होता है 120/80, ऑप्शन ए सही होगा। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? जो मनुष्य की स्कल होती है उसमें कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 26। तो मनुष्य के खोपड़ी में 22 हड्डियां पाई जाती हैं जिसमें से 14 चेहरे पर होती हैं, जो चेहरे पर हड्डियां होती हैं, और 8 जो होती हैं वो होती हैं क्रेनियल बोन यानी कपाल अस्थि में होती हैं। ये जो ब्रेन को प्रोटेक्शन देती हैं, यही 8 क्रेनियल बोन्स हैं जो बोन को प्रोटेक्शन देती हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। ये 2 भागों में बटी रहती हैं, क्रेनियम और फेस। क्रेनियम यानी कपाल में 8 तथा चेहरे में 14 हड्डियाँ होती हैं और इन दोनों को मिलाकर टोटल 22 हड्डियाँ होती हैं हमारी स्कल या खोपड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? जीव विज्ञान के जनक के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? लैमार्क या एसिरियंस या ट्रेविरेनस या अरस्तु।
तो जनक के नाम से किसे जाना जाता है? अरस्तु को जाना जाता है। जीव विज्ञान शब्द की उत्पत्ति की बात करते हैं तो ये 1802 में इसे लैमार्क और ट्रेवेरिनस ने दिया था। पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं? ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी लाइसोसोम, सी राइबोसोम, डी क्लोरोप्लास्ट। पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की बात करते हैं तो अल्टमान ने 1886 ईस्वी में इसकी खोज की थी। ये माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम है। माइटोकॉन्ड्रिया में ही राइबोसोम पाए जाते हैं। पेड़ों के पत्तों का रंग पीला किस कारण से होता है? ऑप्शन ए लवक, ऑप्शन बी क्लोरोफिल, ऑप्शन सी कैरोटीन, ऑप्शन डी हरित लवक। पेड़ों के पत्तों का जो रंग होता है वो कैरोटीन के कारण पीला होता है। नेक्स्ट है, दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? ऑप्शन ए एस्परजिलस, ऑप्शन बी स्यूडोमोनास, ऑप्शन सी लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन डी स्टेफाइलोकोकस। तो जो दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? ऑप्शन सी लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण दूध खराब हो जाता है। जिसमें लैक्ट शब्द आ जाए वो दूध से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस विटामिन का रोग सही तरह से सुमेलित है? ऑप्शन ए विटामिन ए रतौंधी से, विटामिन सी बेरीबेरी से, विटामिन बी स्कर्वी से, विटामिन ई रिकेट्स से। तो विटामिन जो संबंधित है वो विटामिन ए संबंधित है। ऑप्शन ए सही होगा। विटामिन ए का संबंध रतौंधी से होता है। विटामिन सी का जो संबंध होता है वो स्कर्वी से होता है और विटामिन बी का संबंध बेरीबेरी से होता है। विटामिन डी का संबंध रिकेट से होता है। विटामिन डी का संबंध रिकेट से होता है। नेक्स्ट है, विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? विटामिनोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, एथोलॉजी, ओडोंटोलॉजी। तो जो विटामिन का अध्ययन होता है उसको हम विटामिनोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन ए सही होगा। विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? अरस्तु, सी फंक, वाटसन, लैमार्क। तो जो विटामिन की खोज थी वो किसने की थी? सी फंक ने की थी। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? विटामिन बी, विटामिन सी, दोनों बी और सी, या विटामिन ए। जो विटामिन जल में घुलनशील होते हैं वो ऑप्शन सी सही होगा। बी और सी दोनों ही जल में घुलनशील होते हैं। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, या उपयुक्त सभी। तो जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं वो चारों ही होते हैं, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। तो ऑप्शन ई उपयुक्त सभी सही होंगे। पानी में कौन से विटामिन घुलनशील होते हैं? बी और सी पानी में घुलनशील होते हैं। रक्त के मुख्य कार्य क्या हैं? परिवहन करना, सुरक्षा देना, विनिमयन करना, या उपयुक्त सभी। तो रक्त का जो प्रमुख कार्य है वो डी ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी। तीनों कार्य ही रक्त के हैं। लाल रक्त कोशिकाओं को किस रूप से भी जाना जाता है? यानी लाल रक्त कोशिकाओं को किसी अन्य नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए है एरिथ्रोसाइट्स, ऑप्शन बी प्लेटलेट्स, ऑप्शन सी ल्यूकोसाइट्स, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो लाल रक्त कोशिकाओं रेड ब्लड सेल्स को एरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स देख लेते हैं। रेड ब्लड सेल्स होती हैं, प्लेटलेट्स होती हैं, और WBC जिसे बोलते हैं वाइट ब्लड सेल्स। RBC को नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स। प्लेटलेट्स को अन्य नाम से जानते हैं थ्रोम्बोसाइट्स, और WBC को अन्य नाम से जानते हैं ल्यूकोसाइट्स। WBC की कमी से ही ल्यूकीमिया अर्थात जो ब्लड कैंसर होता है वो होता है। RBC की बात करते हैं तो हेल्प इन ऑक्सीजन एंड CO2 एक्सचेंज, ऑक्सीजन और CO2 के एक्सचेंज में सहायता करता है। प्लेटलेट्स हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग यानी खून का थक्का जमाने में प्लेटलेट्स मदद करता है। और फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, इन्फेक्शंस के अगेंस्ट फाइट करने के लिए वाइट ब्लड सेल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट है, प्लेटलेट्स को और किस नाम से जाना जाता है? अभी पढ़ा हमने, थ्रोम्बोसाइट के नाम से जाना जाता है, और यह ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं। धमनियों में रक्त दाब सिराओं की तुलना में होता है। ए कभी कम कभी अधिक, बी इनमें से कोई नहीं, सी कम, डी अधिक। जो धमनियों में रक्त दाब सिराओं की तुलना में होता है अधिक। नेक्स्ट है, सफ़ेद रक्त कणिकाओं का बनना और लाल रक्त कणिकाओं का विनाश होना किस में होता है? क्वेश्चन कह रहा है कि WBC और का बनना और RBC का विनाश होना कहाँ पे होता है? यकृत, पैक्रियाज, लसिका ग्रंथि, या प्लीहा। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा, प्लीहा में होता है। प्लीहा को इंग्लिश में स्प्लीन बोलते हैं, प्लीहा को इंग्लिश में। रक्त समूह की खोज किसने की थी? रक्त समूह की खोज किसने की थी? ब्लड ग्रुप की बात कर रहे हैं। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी?
ऑप्शन ए कार्ल लैंड स्टीनर, ऑप्शन बी रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन सी विलियम हार्वे, ऑप्शन डी लुई पास्चर। तो रक्त समूह की खोज किस व्यक्ति ने की थी? कार्ल लैंड स्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं, ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है। इसमें ए बी पॉजिटिव जो होता है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है और ओ निगेटिव जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी रक्त वर्ग वाला व्यक्ति सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता यानी यूनिवर्सल एक्सेप्टर, सार्वभौमिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर दोनों हो सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो ए बी रक्त वाला जो व्यक्ति होता है वो सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होता है, इसमें अभी बताया था ए प्लस यानी ए पॉजिटिव। नेक्स्ट है, मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मानव शरीर में जब ब्लड कैंसर या ल्यूकीमिया हो जाता है तो उसमें डायलिसिस करना पड़ता है, तो मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। ऑप्शन बी सही होगा। ब्लड कैंसर में हर एक टाइम पीरियड के बाद ब्लड का चेंजमेंट जरूरी होता है। मानव शरीर का ब्लड बैंक कहलाता है किडनी, हृदय, यकृत या प्लीहा। तो मानव शरीर का जो ब्लड बैंक होता है उसे प्लीहा या स्प्लीन कहते हैं। रक्त दाब मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? रक्त दाब मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ऑप्शन बी स्टेथोस्कोप, ऑप्शन सी स्फिग्नोमैनोमीटर या ऑप्शन डी मल्टीमीटर। तो ऑप्शन सी सही होगा, स्फिग्नोमैनोमीटर का उपयोग रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर मापने के लिए किया जाता है। 1665 में कोशिका की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी रॉबर्ट क्रूक, ऑप्शन सी डेविड थॉमसन, ऑप्शन डी मैरी फ्रैंक कोइस। तो 1665 में कोशिका की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए हमारा सही होगा, रॉबर्ट हुक ने की थी। इन्होंने एक मृत कोशिका की खोज की थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में एक मृत कोशिका की खोज की थी। जीवित कोशिका की खोज की बात करते हैं तो एंटोन वैन लीवेनहॉक ने की थी, और जो कोशिका का सिद्धांत दिया था वो स्लाइडन और स्वान ने मिलकर दिया था, थ्योरी ऑफ सेल। कोशिका की सबसे बाहरी दीवार का क्या नाम है? तो इसे हम प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका की सबसे बाहरी दीवार का नाम प्लाज्मा झिल्ली है। कोशिका के भीतर पाए जाने वाले जेली जैसे पदार्थ को क्या कहते हैं? कोशिका के भीतर पाए जाने वाले जेली जैसे पदार्थ को क्या कहते हैं? कोशिका द्रव, एक्टोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा, कोशिका द्रव। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो फोटो से समझ लेते हैं। एनिमल सेल और प्लांट सेल पूछा है क्वेश्चन में कि जो इनमें से कौन से कोशिकांग हैं जो प्लांट सेल में पाए जाते हैं पर एनिमल सेल में नहीं पाए जाते हैं? तो साइटोप्लाज्म दोनों सेल में पाया जाता है, न्यूक्लियस दोनों सेल में पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन दोनों सेल में पाई जाती है, सेलुलोज सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है, और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों सेल में पाया जाता है, परमानेंट वैक्यूल सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है, और क्लोरोप्लास्ट। 3 चीज़ें हैं जो सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती हैं, एनिमल सेल में नहीं पाई जाती। पादप कोशिका में पाई जाती है और जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। सेलुलोज सेल वॉल, परमानेंट वैक्यूल और क्लोरोप्लास्ट। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं? तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट है जो प्लांट सेल में पाया जाता है परंतु एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में से क्या डीएनए में मौजूद रहता है किंतु आरएनए में मौजूद नहीं रहता है? ऑप्शन ए थाइमिन, ऑप्शन बी एडेनिन, ऑप्शन सी ग्वानिन, ऑप्शन डी साइटोसिन। इसको भी फोटो से समझते हैं। ये डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है, ये आरएनए का मॉडल है। देखते हैं, डीएनए में पाया जाता है थाइमिन, साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन। आरएनए में पाया जाता है यूरासिल, साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन। तो 3 चीज़ें कॉमन होती है डीएनए में भी और आरएनए में भी। एक थाइमिन अलग होता है डीएनए में और एक यूरेसिल अलग होता है डीएनए में। याद कैसे करेंगे? CAG का मतलब साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन। वर्तमान में जो CAG हैं वो गिरीश चंद्र मुर्मू भी हैं। अलग एक चीज़ें हैं इसमें, थाइमिन और यूरेसिल अलग है। क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या डीएनए में मौजूद रहता है किंतु आरएनए में मौजूद नहीं रहता है? तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन तीनों मौजूद रहते हैं। CAG। थाइमिन अलग है, थाइमिन डीएनए में होता है, आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका का जीवित अंग जीव द्रव प्रोटोप्लाज्म कहलाता है या किससे बना होता है? ऑप्शन ए कोशिका द्रव से, केवल केंद्रक द्रव से, कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव से, या केंद्रक द्रव, कोशिका द्रव और अन्य कोशिकांग से। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा,
कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग से जीव द्रव्य बना होता है। निम्नलिखित में से कौन से कोशिकाओं को आत्मघाती बैग कहा जाता है, यानी आत्मघाती थैली कहते हैं? तो लाइसोसोम को आत्मघाती बैग कहा जाता है। आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या होता है? आरएनए का प्राथमिक कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना, या प्रोटीन के संश्लेषण में एक अनुकूलक अणु के रूप में कार्य करता है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये डीएनए और राइबोसोम के बीच में संदेशवाहक के रूप में कार्य करता है। तो आरएनए का एक और कार्य है कि यह डीएनए और राइबोसोम के संदेशवाहक के रूप में कार्य करता है। जीवित जीवों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित किया जाता है? ऑप्शन ए अमोनिया, ऑप्शन बी यूरिक एसिड, ऑप्शन सी यूरिया, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो ये तीनों ही सही हैं। ऑप्शन डी हमारा सही होगा, उपयुक्त सही। किस जीव द्वारा पोषक तत्वों का सेवन और उनके उपयोग की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? किसी जीव द्वारा पोषक तत्वों का सेवन और उनके उपयोग की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पोषण है, ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन डी पाचन। तो ऑप्शन ए हमारा पोषण सही होगा। शैवाल की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन, सेल्यूलोज, सुबेरिन या क्यूटिन। तो शैवाल की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? मानव हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, लेफ्ट ऑर्ट्रियम, राइट ऑर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। निम्नलिखित में से किसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है? अंडे, दूध, सोयाबीन, मछली। तो सोयाबीन में सबसे प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा तत्व पौधे में क्लोरोफिल बनाने में सहायक होता है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस। तो पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व इंपॉर्टेंट होता है? तो ऑप्शन बी सही होगा, मैग्नीशियम। कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम, ये चारों ही पौधे में क्लोरोफिल बनाने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट है, इंसुलिन किसके द्वारा उत्पादित होता है? ऑप्शन ए पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन बी पित्ताशय, ऑप्शन सी अंतः ग्रंथि, ऑप्शन डी अग्नाशय। तो इंसुलिन किसके द्वारा उत्पादित होता है? अग्नाशय के द्वारा उत्पादित होता है। अग्नाशय द्वारा उत्पादित इंसुलिन एक आवश्यक हार्मोन है। इसकी मुख्य भूमिका हमारे शरीर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने के लिए होती है। इससे इंसुलिन की कमी से ही डायबिटीज़ होता है। जो शुगर लोगों को होती है वो इंसुलिन की कमी से ही होती है, इसलिए इंसुलिन के इंजेक्शन भी इंजेक्ट कराने पड़ते हैं शुगर को कंट्रोल करने के लिए, या दवा खा के भी उसको बैलेंस किया जाता है। इंसुलिन क्या है? अभी पढ़ा हमने, इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? यकृत, हृदय, फेफड़े, किडनी। तो मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग हृदय है। कौन हमारी आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए दृष्टिपटल, ऑप्शन बी पुतली, ऑप्शन सी आइरिस, ऑप्शन डी रेटिना। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा, आइरिस। आइरिस हमारी आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। जब प्रकाश की मात्रा अधिक आती है तो आइरिस जो होती है वो सिकुड़ जाती है, और जब प्रकाश की मात्रा कम होती है तो आइरिस थोड़ा सा खुल जाती है। इसी प्रकार से नियंत्रण चलता है। मानव शरीर में कुल कितने केसरुखी खंड होते हैं, यानी वर्टिब्रल कॉलम की बात कर रहा है? ऑप्शन ए 23, ऑप्शन बी 26, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी 33। तो टोटल 33 केसरुखी खंड या वर्टिब्रल कॉलम होते हैं। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ उपस्थित होती है? हृदय के नीचे, फेफड़े में, मस्तिष्क के नीचे, अवटु ग्रंथि में। जो पीयूष ग्रंथि होती है मानव शरीर में कहाँ उपस्थित होती है? सी मस्तिष्क के नीचे। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित स्रावित ग्रंथि कौन सी होती है? ऑप्शन ए थाइमस, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी अग्नाशय, ऑप्शन डी प्लीहा। तो ऑप्शन सी सही होगा, मानव की सबसे बड़ी मिश्रित स्रावित ग्रंथि होती है अग्नाशय। लगभग ये 15 सेंटीमीटर लंबी और गुलाबी रंग की होती है। आखिरी क्वेश्चन और सबसे लास्ट क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से कौन सा रोग आयोडीन की कमी से होता है? घेंघा, गंडमाला, मधुमेह, ग्रेव रोग। तो ऑप्शन ए सही होगा, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। कुछ जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के बारे में पढ़ लेते हैं। एपीकल्चर, जो मधुमक्खी के पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर बोलते हैं। सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन के अध्ययन को सेरीकल्चर कहा जाता है। पीसीकल्चर, मत्स्य पालन को पीसीकल्चर कहा जाता है। माइकोलॉजी, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। फाइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन कराता है। एंथोलॉजी की बात करें तो यह पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन कहलाता है। ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन कहलाता है। इकोथोलॉजी, मछलियों का अध्ययन कहलाता है। एंटोमोलॉजी, कीटों का अध्ययन कहलाता है। पीसीकल्चर की बात करते हैं तो मत्स्य पालन का अध्ययन, यानी मछलियों का कैसे पालन करेंगे वो पीसीकल्चर होता है।
और इकोथोलॉजी की बात करते हैं तो मछलियों का अध्ययन होता है। डेंड्रोलॉजी में वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। ओफियोलॉजी में सर्पों या स्नैक्स का अध्ययन करते हैं। सोरोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर में उद्यान विज्ञान अर्थात बागबानी कैसे की जाए इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। और फ्लोरिकल्चर में फूलों की खेती के बारे में अध्ययन किया जाता है। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए वीडियो इतना ही है। थैंक यू।